गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल क्लास 10th में हम लोगों ने ज्योग्राफी के जो सोशल साइंस में ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ा था और इसकी रीडिंग की गई थी हम लोगों की। वाटर रिसोर्स इस चैप्टर का नाम है। वाटर रिसोर्स में कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें स्टडी में ध्यान दिया था कि अर्थ का जो वाटर पूरा सरफेस है उसमें कितना वाटर सरफेस में आता है, कितना लैंड सरफेस आता है। तो थर्ड फोर्थ पार्ट हमने कल आपको बताया था कि वाटर सरफेस में आता है और 1/4 पार्ट जो है वो लैंड सरफेस है। टोटल वाटर सरफेस में भी कितना परसेंट जो है हमारा साल्टी वाटर है और कितना फ्रेश वाटर है, यानी कितना लवणीय जल है और कितना अलवणीय जल है, इस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा, वाटर रिसोर्स ऑन अर्थ। अर्थ पर कितना परसेंट वाटर का रिसोर्स है, इसको डिवाइड किया गया था। इसको चलिए इसको रिवीजन करते हैं हम लोग, इसका यानी स्टडी करेंगे। इसमें कौन कौन से 2 टाइप्स हैं। एक होता है, इसको करते हैं सॉल्ट वाटर, यानी कि लवणीय जल, और दूसरा होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर शुद्ध जल। ठीक, तो इस तरह से अब लवणीय जल जो होता है ये कैसा होता है, अनयूजफुल होता है, यानी कि अनुपयोगी होता है। अनुपयोगी जल होता है, अनयूजफुल होता है। ठीक है, ये कौन कौन सा होता है, इसको भी क्लासिफाई किया जा सकता है, कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। तो इसमें सबसे पहले ओशियंस आता है, यानी महासागरों का जल। ओशियंस वाटर, ओशियन वाटर। इसके साथ साथ आता है सागरों का जल, सी वाटर। और खारे पानी की झीलों का जल, साल्टी लेक वाटर, है ना। इस तरह से ये 3 तरह से होते हैं। इनका कोई यूज नहीं होता है, ये ज़्यादातर अनयूजफुल होते हैं, क्योंकि इसमें समुद्र का जल होता है, इसको पी नहीं सकते हैं, खारापन होता है, सॉल्ट होता है इसमें, इसलिए इसको पिया नहीं जा सकता है और इसका कोई खास यूज़ भी नहीं है। इसको फार्मिंग में भी यूज़ नहीं कर सकते, इरिगेशंस भी नहीं किया जा सकता है इसका। इस तरह से ये कोई भी है। कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू जो अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ज़रूर, जैसे कि यूएई है, दुबई और दूसरे अदर कंट्रीज़ ने, सऊदी अरब ने, क्योंकि उनके यहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ज़रूर मशीनों से इसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर लिया। तो वो थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही माइनस पॉइंट में इसको गिना जा सकता है, लेकिन वैसे इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। अब आते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या होता है, उपयोगी जल होता है। यूजफुल होता है ये, ठीक है, यूजफुल वाटर है ये, ठीक है। यूजफुल वाटर कैसे, कौन कौन सा होता है, इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको भी बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें आएगा जैसे कि नदियों का जल, रिवर्स वाटर, नदियों का जल, कुओं का जल,
कुओं का जल, है ना। और अंडरग्राउंड भूमिगत जल, भूमिगत जल यानी अंडर वाटर, अंडर वाटर को भूमिगत जल कहते हैं। इसके बाद आएगा मीठे पानी की झीलों का जल, मीठे पानी की झीलों का जल यानी कि फ्रेश वाटर, है ना। और वो लेक्स जिनमें फ्रेश वाटर मिलता है, मीठा पानी मिलता है। मीठे पानी का मतलब होता है फ्रेश वाटर, ठीक है। मीठे का मतलब कोई इसमें शक्कर नहीं घुली होती है, बल्कि ये फ्रेश वाटर होता है। इसके बाद पॉन्ड यानी तालाबों का जल, लेक और तालाब एक ही बात होती है लेकिन थोड़े छोटे बड़े होते हैं। तालाबों का जल। और इसके बाद आता है आपका इसको कह सकते हैं, परवसु नहीं कहेंगे, इसको कह सकते हैं ग्लेशियर, हिमनद। यानी ग्लेशियर वाटर, हिमनद ग्लेशियर वाटर। तो इस तरह से ग्लेशियर्स हैं, ये आप देखेंगे कि फ्रेश वाटर के बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम देखते हैं कि वाटर रिसोर्स में जो पृथ्वी पर जो पानी प्राप्त होता है, जल, वो किस रूप में होता है ना। अब इसी में से वाटर वेपरेशन भी होता है। कल मैंने आपको वाटर साइकिल बताई थी, वाटर वेपरेशन भी होता है। जब वाटर वेपरेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि ये इनमें से चाहे इधर का वाटर हो चाहे इधर का वाटर हो, वो वाष्पीकृत होकर के वाटर वेपरेशन के थ्रू कहाँ चला जाता है, ऊपर आसमान में, और वहाँ पर क्लाउड बनता है, बादल, फिर हमको वो वापस दे देता है। इसलिए इसको इस रूप में नहीं काउंट करेंगे। ये सब इसी में प्राप्त होने वाला जल होता है, चाहे वो महासागर, सागरों का जल हो या फिर इनका जल हो या अंडरग्राउंड वाटर भी क्यों ना हो, वो सब हमें वर्षा से ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये जल है। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे कि इनका परसेंटेज कितना है, ये 95.5% वाटर इसमें पाया जाता है, जबकि इधर जो होता है ये 2.5% वाटर पाया जाता है। तो अब लेफ्ट कितना है, जो बचा हुआ पानी होता है वो दूसरे तरीके से होता है, जैसे कि ग्लेशियर जो है ग्लेशियर के रूप में है, या फिर जो है आपके जो रिमेनिंग वाटर में अगर हम बात करें तो क्लाउड्स में मौजूद है वाटर, ये सब, या गैस के रूप में जो वेपरेशन हो रहा है ये उसमें काउंट किया जाता है। तो इस तरह से ये इनके वाटर के अर्थ पर हमारे वाटर रिसोर्स हैं कि कौन कौन से हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर पानी पाया जाता है। अब हम लोग आज की क्लास का हमारी रीडिंग एक तरह से फिनिश हो गई। मैंने आपको चैप्टर क्लियर कर दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करूंगा और इसकी मैं पिक अभी आज ही आपको भेजता हूं। आप इनको जो है राइट करके अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। और कुछ मैं क्वेश्चंस क्लास में भी ऑफलाइन नोट करा रहा हूँ, उनको भी आपने कर लिया होगा। जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनको मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। तो देखिए, बात करते हैं जैसे ऐसा है कि विश्व में सबसे, मैंने कल बताया भी था कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के चेरापूंजी के मौनिसराम में होती है, ठीक है। इसी तरह से भारत में विश्व यानी कि वर्ल्ड का कितना परसेंट वाटर हमें प्राप्त होता है। टोटल जो हमारा अर्थ लैंड सरफेस है उसमें जो वाटर मिलता है हमें, उसमें कितना वाटर हमको प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, इंडिया को 4% जल, भारत को कुल विश्व का 4% जल प्राप्त होता है। पूरी दुनिया में जितना पानी बरसता है या जितना पानी मौजूद है उसमें भारत के पास कितना वाटर है, तो भारत के पास इसका, इंडिया के पास 4% वाटर है। इसके साथ साथ था कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। कल मैंने इस पर बताया था, आज ये क्वेश्चंस में मैं बता रहा हूँ। अगर इसका आंसर होगा तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो हमारी बहुउद्देशीय यानी कि मल्टी प्रोजेक्ट रिवर वैली
रिवर वैली मल्टी प्रोजेक्ट जो हैं, इनको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी जो डैम है, टिहरी बांध या टिहरी डैम, ये उत्तराखंड स्टेट में मौजूद है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इस तरह की कोई हुआ कि कोई जो एक टिहरी क्या है, टिहरी एक सिटी था और उसके 3 तरफ हिल लगते थे, पहाड़ियाँ लगती थी। तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो यहाँ के रहने वाले लोग थे उनको यहाँ से दूसरी जगह माइग्रेट कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया और न्यू टिहरी, उनका उस सिटी को नाम दिया गया न्यू टिहरी सिटी। और जो ओल्ड टिहरी सिटी था उसमें क्या करा, उसको कवर करके उसमें डैम बना करके और उसमें वाटर स्टोर किया गया है, पानी को स्टोर किया गया है और इस तरह से उसमें पानी स्टोर करके लेक बनाई गई है और वहाँ से फिर पानी नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है टरबाइन से, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत प्राप्त किया जा रहा है। ये जल विद्युत जो है काफ़ी यानी कि इम्पोर्टेंट है और लगभग 5000 मेगावाट जो है हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी इससे। इस डैम से 5000 मेगावाट विद्युत यानी 5000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इस जगह से किया जाएगा। तो ये टिहरी उत्तराखंड में है और यहाँ पर जो पहले शहर था उस शहर को पानी में डुबो दिया गया है और उसकी जगह पर एक नया शहर न्यू टिहरी के नाम से बनाया गया है और यहाँ के लोगों को वहाँ पर माइग्रेट कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, बात आती है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में कौन सा पक्ष यानी सही नहीं है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जल के बहाव को नियंत्रित करती हैं, बाढ़ को काबू करती हैं। मैंने कल बताया भी था विद डायग्राम, आपके इस पे बुक पर, इसमें बोर्ड पर डायग्राम बनाकर आपको पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बाढ़ को भी रोकती है, साथ साथ इससे हमारे उद्योग और घरों के लिए हमें पानी और बिजली दोनों प्राप्त की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमको मिलती है, वाटर भी हमको जो है सप्लाई प्राप्त होती है। इस तरह से नदी घाटी परियोजनाओं से हमको बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये यूज़फुल होती है। इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सलाल बांध जो है वो चिनाब नदी पर बना हुआ है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। बात आती है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में ये है कि जल के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई है? तो ये हमारे देश में पानी के बारे में जो वाटर रिसोर्स हैं हमारे अर्थ के, उसमें हमारे इंडिया के वाटर रिसोर्स के बारे में जो डिक्लेरेशन किया गया है वो ये है कि 2025 तक हमारे देश में अनेक देशों की तरह 20 करोड़ लोग जल के नितांत की कमी को झेलेंगे। यानी कि हमारे देश में जो लगभग 20 बिलियंस लोग होंगे वो क्या होगा, 20 बिलियंस लोगों को वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है, 20 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा और उनको पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। इसी तरह से भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देश के क्षेत्रों में जल की कमी को महसूस कर रहा है और करेगा। केवल भारत ही नहीं, इंडिया ही नहीं, बल्कि विश्व के दूसरे जो अदर कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, उनको भी वाटर क्राइसिस को देखना होगा। अगर हमने समय रहते वाटर को ध्यान की चीज़ों को यानी इसको स्टोर करने पर ध्यान नहीं दिया तो। इसके बाद क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट आता है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। आपके लिए एक और इसी से अटैच एक और क्वेश्चन है कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति लगाई गई है गुजरात में, बहुत बड़ी 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति नरेंद्र मोदी जी ने लगाई है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो उसको वो कहाँ पर लगी है? तो जो सरदार सरोवर बांध जहाँ बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध के पास में ही ये स्टैच्यू लगाई गई है। कृष्णा गोदावरी का जो इशू था, जो विवाद था, उसकी शुरुआत क्यों हुई थी? क्या ऐसा रीजन था, कारण था कि जो है ये इशू शुरू हुआ? तो याद रखने की बात है कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना जल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के कारण या इस पर बांध बनाने के कारण ये इशू स्टार्ट हुआ और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा इस पर ऑब्जेक्शन किया गया, इस पर आपत्ति जताई गई। इससे राज्यों पर पड़ने वाले निचले हिस्से में जल का प्रवाह कम हो जाता और उद्योग भी विस्थापित
करने पड़ते, यानी कि जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक स्टेट हैं, क्योंकि गोदावरी रिवर इन स्टेट्स में से होकर के भी जाती है, तो अगर कोयना डैम जो है महाराष्ट्र में अगर बन जाता तो इससे क्या होता कि इन स्टेट्स को वाटर नहीं मिल पाता, और इनके जो वाटर ना मिल पाने की वजह से इनको इनके जो प्रोजेक्ट हैं और इनके जो इंडस्ट्रीज थी यहाँ की वो बंद हो जाती, इसलिए इनको जो है ये इशू बना। और इस तरह से आज जो है इनको अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को ख़त्म कर दिया है। उसने डिसीजन दिया है कि कितना कितना वाटर किस किस स्टेट्स में सप्लाई होगा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जहां छत वर्षा जल संग्रह के ढांचों को बनाकर आवश्यक कर दिया गया है। तो तमिलनाडु स्टेट ऐसा राज्य है जहां पर पूरे देश में हर घर में वर्षा का जल संग्रहण ढांचा बनाने पर को आवश्यक कर दिया गया, यानी कि तमिलनाडु का जितने भी घर होंगे हर किसी को अपने घर के ऊपर एक बड़ा सा एक पाउंड टाइप का बनाना होगा, यानी टैंक बनाना होगा, और उस टैंक में जो रेनी वाटर होगा, रेनी वाटर को स्टोर करना होगा, जो वर्षा का जल होगा उसको स्टोर करेंगे। तो इस तरह से ये वहाँ कंपलसरी कर दिया गया है तमिलनाडु राज्य में। ऐसे मोटिवेटेड तो बहुत से स्टेट्स में है, जैसे कि राजस्थान में भी ऐसा होता है, मध्य प्रदेश में भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े यानी लार्ज टाइप के वो बने होते हैं, वेल बने होते हैं, कुएं बने होते हैं जिनमें वर्षा का जल उसमें स्टोर होता है। लेकिन तमिलनाडु में छत पर इसके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। इसके बाद आता है कि लवणीय जल किस प्रकार से प्राप्त होता है। अलवणीय जल कहेंगे कि फ्रेश वाटर हमको कैसे मिलता है। तो फ्रेश वाटर हमको कैसे मिलता है ये हमने आपको बताया, नदियों से मिलता है, यानी रिवर्स वाटर होता है या रिवर से प्राप्त होता है, नदियों से प्राप्त होता है ना, कुओं से वेल वाटर होता है, ये कुओं से प्राप्त होता है ना। और इसके साथ साथ अंडरग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन के अंदर से हम कुओं से के ही से रूप में लेते हैं, या फिर हम उसमें नलकूप लगाते हैं, यानी कि ट्यूबवेल लगाते हैं, और ट्यूबवेल से या आपको आजकल कहते हैं समरसेबल लगा करके इससे हम वाटर प्राप्त करते हैं। मीठे पानी के झीलों से, और जो झीलें होती हैं मीठे पानी की, उनसे भी इस झील को प्राप्त है। जैसे कश्मीर में डल झील है, मीठे पानी की बहुत बड़ी झील है, इससे मिलता है। और बहुत सारी झील, नैनी झील है, नैनीताल में नैनी झील है, ऐसे बहुत सारी लेक है जिनसे हमको ये जल प्राप्त होता है। आपका राजस्थान में अजमेर में अन्ना सागर लेक है, अन्ना सागर झील है ना, तो इनसे प्राप्त। उदयपुर में पिछौला झील है, पिछौला झील में भी मीठे पानी की झील है, इससे प्राप्त होता है। इसके बाद तालाबों से, बहुत सारे तालाब हैं हमारे देश में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र और आपका महाराष्ट्र आदि राज्य ऐसे जहाँ तालाबों से भी सिंचाई की जाती है। तो तालाब बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, तो इरिगेशन वहाँ पर इसी से किया जाता है। इसके बाद हिमनद का जल, ग्लेशियर, जब पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघलते हैं तो ग्लेशियर के पिघलने से नदियों में पानी पहुँचता है, झीलों में पानी पहुँचता है, और इस तरह से हम कैनल के थ्रू इससे जो है जल प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुउद्देशीय नदी योजनाओं को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की स्वतंत्रता के बाद, क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से हमें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शुरू करना पड़ा। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट इसमें चलाए। उनमें का पहला प्रोजेक्ट जो 1951 में स्टार्ट हुआ था, 52-53 में ये काम करना शुरू कर दिया था। इसका नाम था भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों का एक प्रोजेक्ट है, जो कि अब तो नहीं है, लेकिन पहले ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध भी था। अब वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट डैम जो है वो चाइना में है, इससे पहले रशिया में था, अब रशिया से भी बड़ा ऊंचा जो है वो चाइना में बन गया है, वांगो नदी पर बनाया गया है। तो इस तरह से ये अब इंडिया में सिर्फ जो है ये कहलाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, या भारत का यानी हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया अगर हम बोलेंगे तो कहेंगे कि भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब पहले ये विश्व का था, अब विश्व का नहीं है। तो इस तरह से स्वतंत्रता के बाद ये योजनाएं शुरू की गई। इसके बाद जो है हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर बनाई गई है। हीराकुंड परियोजना जो है उसमें क्या है, तो उसमें याद रखने की बात है, ध्यान देने की कि हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो
वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। यहाँ पर विश्व का ये सबसे लंबा बांध है जिसमें वाटर स्टोर करके और फिर उसको नीचे की तरफ छोड़ा जाता है। तो ये एक जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है ये वहाँ पर है। ठीक स्टूडेंट, इसके आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।